नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के हम आज डिस्कस करने वाले हैं और वो भी हिंदी में हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये क्वेश्चंस हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका राव भारमल, दूसरा गोमधर कुंवर, तीसरा तोमा डोरा सन्यासी और चौथा बिरसा मुंडा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पहला प्रश्न। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं बात करूं अहोम विद्रोह की, तो अहोम विद्रोह ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने सुना नहीं होगा कि अहोम विद्रोह आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अहोम विद्रोह, पहली बात तो जो अहोम है एक प्रदेश का नाम भी है और अहोम वंश जो वहां पे शासन करता था और जो वंश चला आ रहा है वो वंश का नाम है। ठीक है, तो अहोम विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध के बाद, प्रथम बर्मा युद्ध के बाद क्या हुआ था? जो अंग्रेज थे उन्होंने ये कहा था कि हम इस युद्ध के बाद क्या जो असम क्षेत्र है उसको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो अहोम प्रदेश था, ठीक है, जो अहोम प्रदेश था उस पर वो लोग क्या अपना अधिकार जमाने लगे। जब वो लोग उस पर अपना अधिकार जमाने लगे तो वहीं के एक नेता थे, कौन? गोमधर कुंवर। कौन? गोमधर कुंवर। तो ये जो विद्रोह है ये गोमधर कुंवर द्वारा ही शुरू किया गया था। तो जो इसका उत्तर है वो है बी। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? बी। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है। और व्याख्या देखिए आप कि अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि प्रथम बर्मा युद्ध के बाद, पर प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 तक। ठीक है, प्रथम बर्मा युद्ध के बाद वे असम से क्या वापस चले जाएंगे, लेकिन युद्ध के पश्चात वापस लौटने के बजाय अंग्रेजों ने क्या किया? जो अहोम क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? जो अहोम क्षेत्र था उस पर कंपनी के अधिकार को लेने का क्या किया? प्रयास किया। इसलिए कब? 1828 में। कब? 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में एक विद्रोह क्या हुआ? भड़का दिया एक विद्रोह को और अंत में क्या हुआ? एक सुलहकारी नीति क्या हुई? एक सुलहकारी नीति हुई। किस किस के बीच में हुई वो सुलहकारी नीति? असम के महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र और अंग्रेजों के बीच में हुई वो सुलहकारी नीति। और जो असम का राज्य था वो किसको सौंप दिया? वो महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री मंडल, ये क्या है? स्त्री मंडल लिखा है। ठीक है, भारत स्त्री मंडल, भारत स्त्री मंडल से संबंधित है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों, मैं यहां पर बता देना चाहती हूं कि ये जो दोनों कथन है वो क्या है? दोनों सही है। ओके, मतलब जो इसका आंसर है वो क्या है? सी है। जो सरला देवी चौधरानी थी उन्होंने भारत स्त्री मंडल की क्या की थी? स्थापना की थी, या स्त्री मंडल से वो क्या थी? संबंधित थी, जो कि किससे रिलेटेड था? शिक्षा से रिलेटेड था। किसकी शिक्षाओं से? महिलाओं को क्या शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं मिर्जा गुलाम अहमद की, तो अहमदिया आंदोलन की क्या इन्होंने स्थापना की थी। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारत स्त्री महामंडल 1910 में, कब?
1910 में इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी ने क्या किया था? भारत का पहला महिला संगठन स्थापित किया था। अब इस महिला संगठन में क्या था? इस महिला संगठन में जो प्राथमिक इसका लक्ष्य था वो क्या था? महिलाओं को शिक्षा का बढ़ावा देना था। अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। तो अहमदिया आंदोलन कब? 1889 में। कब? 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यह जो आंदोलन था वो किस पर आधारित था? यह आंदोलन आधारित था उदारवादी सिद्धांत पर। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था और इसने खुद को क्या? मुस्लिम पुनर्जागरण का क्या कहा था? वाहक कहा था। और ब्रह्म समाज की ही भांति, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। और ब्रह्म समाज की ही भांति क्या? ये सभी मानवता की सार्वभौमिक धर्म सिद्धांत पर क्या? जिहाद। ध्यान दीजिएगा, जिहाद वर्ड आप अभी भी सुनते हैं। जिहाद का मतलब होता है गैर मुस्लिमों के खिलाफ पवित्र युद्ध। उसका क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कथन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का कौन सा सही कालानुक्रम है? पहला है इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बसई की संधि। दूसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, बसई की संधि। तीसरा बसई की संधि, इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा श्रीरंगपट्टनम की संधि, बसई की संधि और इलाहाबाद की संधि। आपको इसका सही कालानुक्रम बताना है। तो जो इसका जवाब है वो है ए। क्या है? सबसे पहले हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि, देन हुई थी आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर हुई थी आपकी बसई की संधि। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। मैं आपको बता ही चुकी हूं। इलाहाबाद की संधि के बारे में अगर बात की जाए तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। कब? 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट, किस किस के बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में हुई थी। और यह संधि बंगाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधियों में क्या गिना जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इस संधि में एक्चुअल में हुआ क्या था, तो इस संधि में जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी क्या आधारशिला रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट संधि के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट संधि जो हमारी है वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किस किस के हुए थे? इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने क्या हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ साथ क्या हुआ था? जो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था उसका क्या हुआ था? अंत हो गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बसीन की संधि की। तो बसीन की संधि या बसई की संधि जो है वो कब? 31 दिसंबर 1802 में। कब? 31 दिसंबर 1802 में भारत में पूना के मराठा पेशवा, कौन कौन? जो मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों, किन किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। अब जो ये मराठा संघ था, ठीक है, जो मराठा महासंघ था उसको तोड़ने की दिशा में क्या था? ये एक निर्णायक कदम था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ? 1818 में। कब? 1818 में पेशवा के पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। ठीक है, जो विलय करने का मार्ग था वो क्या हुआ था? प्रशस्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जमींदारी प्रणाली का थॉमस मुनरो ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त किया था। फिर सेकंड है रैयतवाड़ी प्रणाली को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में लागू किया था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक, दो और ना तो एक और ना ही दो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जमींदारी प्रणाली की, ठीक है, तो जमींदारी प्रणाली में स्थायी जो बंदोबस्त था वो किसने शुरू किया था? वो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। वहीं अगर मैं रैयतवाड़ी प्रणाली की बात करूं तो रैयतवाड़ी प्रणाली का थॉमस मुनरो द्वारा क्या हुई था? शुरुआत हुई थी। चलिए इसका डिटेल हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। थॉमस मुनरो ने क्या रैयतवाड़ी प्रणाली व्यवस्था शुरू की थी, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी जो बंदोबस्त प्रणाली है उसको क्या किया था? लागू किया था। और अगर मैं स्थायी बंदोबस्त के आधार पे देखूं तो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? जो भूमि के स्वामी होते थे, ठीक है, जो भूमि के स्वामी होते थे वो कौन होते थे? किसान ना होकर जमींदार होते थे। ध्यान दीजिएगा, किसान ना होकर जमींदार होते थे भूमि के स्वामी, ठीक है। और क्या होता था? जो कर भी चुकाते थे वो कौन चुकाते थे? जमींदार द्वारा ही चुकाया जाता था। तो अगर मैं बात करूं कि लगान नहीं देने की स्थिति में क्या होता था, लगान अगर कोई नहीं दे पाता था जमींदार, तो उनको उनके अधिकार क्षेत्र से क्या वंचित कर दिया जाता था और सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रणाली को देख लेते हैं, रैयतवाड़ी प्रणाली। अगर मैं बात करूं रैयतवाड़ी प्रणाली की तो यहां पर देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली को कब? 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया था? थॉमस मुनरो द्वारा इसकी शुरुआत की थी। और जो इसके मुख्य रूप से कौन कौन से हिस्से थे? मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो जो इसके हिस्से थे वो थे मद्रास, बंबई, असम और जो ब्रिटिश प्रांत, कौन सा? ब्रिटिश प्रांत जो है कुर्ग का क्षेत्र, आप लोग घूमने जाते होंगे, जो कुर्ग का क्षेत्र है वो भी क्या वहां पर ये लागू की गई थी। परंतु रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? जो मालिकाना हक था, ठीक है दोस्तों, जो मालिकाना हक था वो किसका था? किसानों का मालिकाना हक था उनकी भूमि पर। और जो ब्रिटिश सरकार लेती थी कर, वो सीधे किससे वसूल करती थी? किसानों से वसूल करती थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, बंबई में 4 अंग्रेजी न्यायाधीश युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया था। दूसरा आपका है, फोर्ट विलियम में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई तथा इसे मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की पर्यवेक्षी शक्तियां दे दी गईं। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सी दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहती हूं इसका जो उत्तर है वो है बी, मतलब केवल 2। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अभी तक आप आंसर भी जान चुके होंगे कि इसका आंसर बी क्यों है। देखिए गलती कहां पे? यहाँ पे बंबई में, जबकि कहां पर हुआ था? कलकत्ता में 4 अंग्रेजी न्यायाधीश युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता देती हूं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्रों? भारतीय क्षेत्रों, मुख्य रूप से बंगाल पर नियंत्रण के लिए क्या पारित एक कानून था। ठीक है, किसके नियंत्रण के लिए कानून था? मुख्य क्षेत्रों मतलब बंगाल पर नियंत्रण के लिए क्या एक पारित कानून था। और ये ब्रिटिश द्वारा कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में, ठीक है, कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में पहला हस्तक्षेप था तथा एक सत्ता हस्तांतरण की भी एक प्रक्रिया थी जो 1858 में क्या हो गई थी? पूरी हो गई थी। चलिए अब देखते हैं, हमारे कथन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं गवर्नर जनरल की,
ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, लेकिन उसे वोटिंग का अधिकार दिया गया था, पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार नहीं था। और कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में 4 अंग्रेजी न्यायाधीशों सहित एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थापना हुई थी। अगर मैं दूसरे कथन की बात करूं तो अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान था, और मुख्य प्रावधान क्या था कि फोर्ट विलियम में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई तथा इसे मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की पर्यवेक्षी शक्तियां दे दी गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।